अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फरीन और हेयरिंग से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सब हम आपसे शेयर कर रहे हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे कॉक्लियर इम्प्लांट के बारे में। जब हेयरिंग लॉस इतना ज्यादा हो जाए, यानी कि मुकम्मल तौर पर जो है वो बहरापन हो जाए, जब हेयरिंग एड्स भी काम करना छोड़ दें, यानी कि हेयरिंग एड्स जो आपकी हेयरिंग डिवाइस है उसमें आपको कोई रिस्पॉन्स ना मिले, तो उसके बाद जो हमारे पास सेकेंड ऑप्शन होता है वो कॉक्लियर इम्प्लांट का होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगी कि कॉक्लियर इम्प्लांट क्या होता है, ये कॉक्लियर इम्प्लांट किस तरह काम करता है और ये किस एज में किया जाता है और इसके मतलब क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। ये सब आज की वीडियो में आपसे डिटेल से हम डिस्कस करेंगे, तो हमारे साथ रहेगा। जैसा कि हमारे कान के 3 हिस्से होते हैं, आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। और ये जो हमारा बाहर का हिस्सा होता है जो हमें नजर आता है, हमारा पिना, और इससे आगे हमारी जो ऑडिटरी कैनाल है ये हमारा आउटर ईयर होता है। जो हमारे कान के पर्दे का जो पीछे का हिस्सा है वो मिडिल ईयर होता है और इससे आगे जो है वो हमारा इनर ईयर होता है। इनर ईयर में भी हमारे 2 तरह के सिस्टम होते हैं, एक हमारा ऑडिटरी सिस्टम होता है, एक वेस्टिबुलर सिस्टम होता है। ऑडिटरी सिस्टम जो है उसमें हमारा जो है वो कॉक्लिया होता है, और जो कॉक्लिया है वो एक स्नेल शेप टाइप होता है। वो हमें जो है हमारी आवाज को जो है हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है। और जो वेस्टिबुलर सिस्टम है वो हमारे बैलेंस के लिए होता है। जो हमारा कॉक्लिया है उसके अंदर हेयर सेल्स होते हैं जो कि डैमेज हो जाते हैं, उससे हेयरिंग लॉस हो जाता है। जिन बच्चों में पैदाइशी तौर पर बहरापन होता है उनका ये कॉक्लियर जो ऑडिटरी सिस्टम है वो काम नहीं करता, जिसकी वजह से वो पैदाइशी तौर पर बहरेपन का शिकार होते हैं। इस तरह के हेयरिंग लॉस को सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस या नर्व डेफनेस कहते हैं। इस तरह के हेयरिंग लॉस में जो ट्रीटमेंट होता है वो हेयरिंग एड्स के जरिए होता है। लेकिन जब हेयरिंग लॉस इतना ज्यादा बढ़ जाता है, यानी कि सिवियर टू प्रोफाउंड होता है, तो हेयरिंग एड्स भी काम नहीं करते। तो उसके बाद हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है वो कॉक्लियर इम्प्लांट का होता है। कॉक्लियर इम्प्लांट जो है एक सर्जिकल ट्रीटमेंट है और उसमें हमारे कान के जो पीछे का हिस्सा है यहाँ जो है कट लगाया जाता है, और उसके बाद उसमें हमारे कॉक्लिया में इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं। और एक जो डिवाइस है वो बाहर आती है कान के पीछे, जो मैग्नेटिक डिवाइस होती है जिसको स्पीच प्रोसेसर कहते हैं। और वो स्पीच प्रोसेसर जो है उसके उसमें जो एक हिस्सा होता है वो यहाँ जो मैग्नेट होता है, एक यहाँ कान के पीछे आता है और उसके साथ ही मैग्नेट होता है जो अंदर वाले मैग्नेट के साथ फिक्स हो जाता है। कॉक्लियर इम्प्लांट के बाद जो हमें साउंड मिलता है, जो हमें आवाज आती है, वो नेचुरल आवाज से करीब तर होती है। ऐसे तो कॉक्लियर इम्प्लांट किसी भी उम्र में किया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर जो है वो बच्चों में कॉक्लियर इम्प्लांट किया जाता है जिनमें पैदाइशी तौर पर बहरापन होता है। और बच्चों में 5 साल की उम्र से पहले जो है वो कॉक्लियर इम्प्लांट किया जाता है और उसके बाद बच्चों की स्पीच थेरेपी की जाती है। क्योंकि 5 साल की उम्र जो है वो एक लैंग्वेज डेवलपमेंट की एज है, तो अगर उससे ज्यादा एज हो जाती है तो लैंग्वेज जो है वो डेवलप होना मुश्किल होती है। तो इसलिए 5 साल से कम उम्र के बच्चों में कॉक्लियर इम्प्लांट किया जाता है। इसके अलावा 5 साल से बड़ी उम्र में या किसी भी उम्र में कॉक्लियर इम्प्लांट किया जाए तो उसके लिए जरूरी है कि स्पीच डेवलप हो और जो है वो बोल सकते हो, लेकिन अचानक से बहरापन हो जाए, सडन हेयरिंग लॉस हो जाए या किसी इंजरी की वजह से हेयरिंग लॉस हो जाए और जो हेयरिंग लॉस हो वो सिवियर टू प्रोफाउंड हो, जब हेयरिंग एड्स जो है वो बिल्कुल काम ना करें, तब जो है वो कॉक्लियर इम्प्लांट किया जाता है। जब भी बच्चों में कॉक्लियर इम्प्लांट किया जाता है तो उससे पहले 3 महीने का जो है वो एक हेयरिंग एड का ट्रायल लेना पड़ता है, यानी 3 महीने तक कम से कम जो है वो हेयरिंग एड्स लगाने पड़ते हैं बच्चे को, जिससे बच्चे के कान में स्टिमुलेशन जाती है और उसके बाद स्पीच थेरेपी भी बच्चे की होती है। उससे पता चल जाता है कि बच्चे को कोई रिस्पांस मिल रहा है या नहीं। एक तो बच्चे को कुछ ना कुछ स्टिमुलेशन मिलती है, दूसरा ये कंफर्म हो जाता है कि बच्चे के जो हेयरिंग एड्स हैं वो बिल्कुल काम नहीं कर रहे और हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो कॉक्लियर इम्प्लांट के ऑप्शन ही की तरफ जाना पड़ेगा। और दूसरा है कि बच्चों को हेयरिंग एड्स लगाने की आदत होगी, तो क्योंकि एक जो कॉक्लियर इम्प्लांट होता है उसमें भी एक बाहर डिवाइस लगती है, तो अगर बच्चों को जब हेयरिंग एड लगाने की आदत होगी तो वो डिवाइस उनके लिए जो है वो मुश्किल नहीं करेगी, क्योंकि वो एक एक्सपेंसिव डिवाइस होती है। अगर बच्चे उसको निकालेंगे तो वो मतलब अगर उसको कुछ नुकसान पहुंचता है तो ज्यादा नुकसान हो सकता है, इसलिए उससे पहले हेयरिंग एड्स लगाना जरूरी होते हैं। कॉक्लियर इम्प्लांट जो एक सर्जिकल ट्रीटमेंट भी है और इसके अलावा बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट भी है, और ये जो है हेयरिंग एड्स के मुकाबले में बहुत ज्यादा महंगा होता है। तो इसलिए जो पहले कोशिश की जाती है कि हेयरिंग एड्स में ही जो है वो रिस्पांस मिल जाए।
वरना फिर हमें जो है वो कॉकलियर इम्प्लांट के ऑप्शन की तरफ जाना पड़ता है। ये थी कुछ मालूमात कॉकलियर इम्प्लांट के बारे में। इसके अलावा भी आपका कोई सवाल हो तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। आगे की वीडियोज में मैं मजीद इसके बारे में बात करूंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।